जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में हम सीखते हैं तो उसमें कृष्ण के जब पद आते हैं, उनकी जो बंदिश आती है, उसमें एक फ्रेज बहुत रेगुलरली आता है, ढीठ लंगरवा। ये इनका उदाहरण है हमारे प्रभाबेन, इसलिए मैं उनको यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूं। मैंने कहा है कि हम भगवत गीता में ध्यान योग के अध्याय में आए हैं।
क्लास जैसे शुरू होता है, प्रार्थना शुरू होती है, तभी से हमें स्टडी बैठना है। प्रार्थना पूरी हो गई, प्रभा बेन इधर उधर घूम रही थी और प्रार्थना पूरी होने के बाद यहाँ आकर बैठी हैं। दिस विल नॉट बी परमिटेड बेन। और नेक्स्ट टाइम जो भी ऐसा करेगा उनको मैं क्लास से निकाल दूंगा। आज के मेरे तेवर कुछ अलग हैं। लेकिन अभी मैं महसूस करने लगा हूं कि बोलो मास्टर सारो केम तो के मारे ही नहीं ने बनावे ही नहीं। मुझे ऐसा मास्टर नहीं बनना है। मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन मारूंगा भी। अभी आइंदा ख्याल रखिए, प्रार्थना शुरू होने से पहले ऑल ऑफ यू शुड बी इन सीट। और मैंने अपना उदाहरण बताकर आपको बताया कि मैं पद्मासन में बैठता हूं। यदि मैं 1 घंटा पद्मासन में बैठ सकता हूं तो क्या आप लोग अपनी कुर्सी पर 1 घंटा स्टेडी नहीं बैठ सकते हैं क्या? प्रार्थना शुरू होने के बाद यदि कोई भी अपने आसन से उठे या तो कहीं और एक्टिविटी में गए, सीधा मैं उनको निकाल दूंगा। याद रखिए। ओके। टेक्निकली 6ठे अध्याय की आज की शुरुआत है। पहले श्लोक से हमें शुरू करना है, लेकिन आज नहीं करना है। क्यों? मेरी मर्जी। કીધું ને કે આજે હું નઠારો છું। गत शनिवार के सत्र का हैंगओवर चल रहा है मेरे दिमाग के ऊपर। लास्ट सैटरडे हमने कुछ बात करी थी। जिन्होंने वो सत्र नहीं सुना है या तो जो नहीं थे इस सत्र में, क्योंकि आज शुक्रवार है इसलिए हो सकता है कि यहाँ जो बैठे हैं उनमें से कोई शनिवार के सत्र में नहीं होंगे, और जो नहीं थे उनसे गुजारिश है कि गत शनिवार का जो सत्र है उसका रिकॉर्डिंग कृपा करके सुन लीजिए। उस सत्र में द केरला फाइल्स का संदर्भ लेकर कुछ बात हमारी हुई थी, और एक छोटी सी क्लिप भी आपको बताई गई थी, और उसके बाद वो पूरी क्लिप भी अलग से ग्रुप में पोस्ट करी गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो जो क्लिप अलग से जो भेजी गई थी वो किन्होंने देखी है? थम्स अप करिए जिन्होंने देखी है। वो अपने क्लास की तो क्लिप आई थी, वो तो ठीक है, आप क्लास में थे, लेकिन क्लास में थे, लेकिन वो क्लिप जो मैंने अलग से भेजी थी वो किन्होंने देखी है? थम्स अप करिए। दिलीप भाई। और कोई? कोई नहीं, बराबर ना? किसी ने भी नहीं देखी है। तो मुझे कहिए कि ऐसा मगजमारी मुझे क्यों करनी चाहिए? यदि आपको नीरूबेन ने देखी है, ओके, और कोई नहीं। आज का सेशन इंटरेक्टिव रहने वाला है, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, और आज कुछ अहम बातें करनी है मुझे आपसे। वो क्लिप
कोई खास मकसद से भेजी गई थी। अभी आप सबको एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, धाड़स बंधाना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप में कोई अनवांटेड मटेरियल फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। पारायण के ग्रुप में भी कभी किसी का फॉरवर्ड आ गया तो भी वो रिलेवेंट है तो उसको रखा जाता है, नहीं तो उसको डिलीट किया जाता है। और भगवत गीता का सत्संग का जो ग्रुप है उसमें तो एडमिन के अलावा और कोई अलाउड ही नहीं है फॉरवर्ड करने का, मैसेज रखने के लिए। तो यदि उस ग्रुप में कोई मैसेज आता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि वह अनवांटेड मैसेज नहीं है, इसकी कुछ अहमियत है। और इसलिए भगवत गीता सत्संग के ग्रुप में जो भी फॉरवर्डेड मैसेज आता है उसके पीछे कुछ मकसद है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू वॉच इट। आपको वो देखना है, क्योंकि इट इज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल टू व्हाट वी डिस्कस हियर। हम यहाँ जो चर्चा करते हैं तो समय के अभाव से जो पूरी बात नहीं हो पा रही है, खाली आपको उसके अंश दिखाया जाता है, और वो जो पूरी बात है उसको आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे, मिले, वो पूरी हकीकत आपको मिले, इसलिए वो क्लिप ग्रुप में भेजी जाती है ताकि आप उसको पूरा पूरा देख सको और उसमें जो मैसेज है उसको आप आत्मसात कर सको। सो लास्ट सैटरडे की हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग और उसके साथ भेजी गई क्लिप, एसेंशियली ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच इट। अभी इसके संदर्भ में आज कुछ बात मुझे करनी है। शनिवार के सत्र में केरला फाइल्स के संदर्भ में ये बात करी गई थी कि ये लव जिहाद और विधर्मिया जो हमारी बेटियों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत रास्ते पर उनको गुमराह कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर कुछ मनोमंथन हो रहा है। और ठीक है, हमने वो केरला फाइल देख भी ली, सबने बोला हाँ बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैटर ऑफ फैक्ट है, बहुत स्टार्टलिंग थिंग्स है, ये है वो है, सारी चीजें बराबर है, समझ लिया हमने कि भाई वो है, यानी कि दर्द को डायग्नोस तो हो गया, अभी उस बीमारी का इलाज क्या। मात्र हमें वो बीमारी है उतना जानकर फायदा नहीं कि मुझे टीबी हो गया, ठीक है चलो टीबी हो गया, अभी क्या, कैंसर हो गया, उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ बातें जो सोची हैं, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, और आपसे भी मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहली बात कि लेट अस स्टॉप दिस एट द रूट। वो फिल्म यदि आपने देखी है तो उसमें एक बात उभर कर सामने आ रही है कि उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है कि वह आकर आपसे आपके धर्म के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, और हमारे धर्म की कुछ छोटी मोटी बातें जो उनकी गैर समझ के हिसाब से हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। व्हाट दे अंडरस्टैंड इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, उनको पता ही नहीं है क्या है, वो हकीकत का पता ही नहीं उनको, लेकिन उसको विकृत करके हमारे बच्चों के सामने रखते हैं। लास्ट टाइम हमने हमारे क्लास में उसका एग्जाम्पल दिया था, सीता जी के अपहरण का, बराबर। अभी क्योंकि हमारे बच्चे पूरी हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो खाली वो उनको मालूम है कि भाई सीता जी का अपहरण हुआ था, सो दैट थिंग इज देयर इन देयर माइंड, और इस चीज को ये लोग बढ़ा चढ़ाकर अपनी ओर से अपनी रीत से उसको विकृत करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमारे बच्चों से ये कहना है कि कोई भी विधर्मी या तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमारे धर्म के बाबत में कोई भी चीज का डिस्कशन करने के लिए आए, और बातचीत शुरू होने से पहले उसको रोक दो। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट। मुझे आपकी बात सुननी नहीं है। इफ यू आर डिस्कसिंग रिलीजन, सॉरी, गेट लॉस्ट। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी है। इसको जरा समझिए। सिर्फ ऑल ऑफ यूर पेरेंट्स हियर, आपके घर में बच्चे हैं, यू हैव यंगस्टर्स इन योर हाउस, और नहीं है तो जिनके भी संपर्क में आप हैं, बराबर। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे मिनेल जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। रीटा बेन है, वो बच्चों को सिखाती हैं, बराबर है। वैसे हमारे और भी जो हमारे साथी गण हैं, वो सब अपने अपने, अभी सुरेश जी की बेटी है, बराबर। तो ये सारे जो हम वी आर एक्सपोज टू यूथ, किसी न किसी तरह हमारे घर में है, पड़ोस में है, आजू बाजू में है, कहीं भी है। जहां जहां ये यूथ के संपर्क में हम हैं, उनके पास ये मैसेज लेकर जाना है। क्या है, मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्ट इज अरेस्ट एट द रूट। बच्चों को ये बात तो पहले सिखा दो। कोई भी आके आपके साथ धर्म का डिस्कशन करना शुरू करे, स्टॉप इट। मुझे बात नहीं करनी आपसे, चले जाओ, खत्म। पॉइंट नंबर 2, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो आपके सामने चेस बोर्ड ला के रखते हैं कि चलो चेस खेलते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अभी चेस खेलने में वो तो माहिर हैं, और आप नोविस हैं, नए 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 हैं। आप चेस खेलने बैठोगे उसके साथ, तो पहले तो आपको हराएंगे, बराबर, और फिर आपको सिखाएंगे चेस कैसे खेलना, और फिर आप उनके पास सीखकर उनके रूल के हिसाब से आप चेस खेलना शुरू करोगे, राइट। तो सबसे पहली बात ये कि मुझे ये गेम आती नहीं है, मुझे चेस खेलना आता नहीं है, मुझे नहीं खेलना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बी फर्म ऑन दिस। अभी इससे क्या एक उदाहरण, यदि हमारा इसमें जाना है, हमारे शास्त्रों में जाना है, तो महाभारत का है। युधिष्ठिर फेल इनटू दुर्योधन ट्रैप। यही बात है ना, वहां भी भले वो स्वधर्मी है, यहां विधर्मी है, लेकिन हकीकत तो सिनेरियो इज द सेम। दुर्योधन को अपना उल्लू सीधा करना था, तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने के बहाने युधिष्ठिर को फंसाया, राइट। और युधिष्ठिर उस गेम में इतने माहिर नहीं थे जितना शकुनी था, और शकुनी ने छल करके युधिष्ठिर को हराया, और क्या हुआ वो तो हम सबको मालूम है, राइट। बस यही हमारे साथ हो रहा है। हमें छल करके जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं, धर्म के बारे में डिस्कशन के आंचल में, और यही जुआ हमारे साथ खेला जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है। Okay, I'll come to the problem little later. So first step, as I told you, arrest at the root. उनके साथ कोई डिस्कशन करो ही मत। वो बोलेंगे अरे तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा, बोलो वो जो भी है, वो आई एम फाइन विथ इट, आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट इट। और तुम्हारा रिलीजन यदि सबसे अच्छा है तो रहने दो, तुमको मुबारक, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, यू हैव द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, बी हैप्पी विथ इट। बात खत्म हो गई। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। enthuse our kids to participate in our religious activities. हमारी धार्मिक गतिविधियां जो हैं, उनमें उनको
हिस्सेदार बनाइए। घर में सत्यनारायण की कथा है और घर में युवा बच्चा है, नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट इज रिचुअल, वी डोंट बिलीव इन रिचुअल्स, बराबर? नो, मेक इट ए डिसिप्लिन कि यदि घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही है तो हमारे यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या? आपकी पसंद नापसंद का वहां कोई चॉइस नहीं है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू पार्टिसिपेट। यह बात घर में नियम बनाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि भोजन, भजन और भ्रमण कुटुंबीजनों को साथ में मिलकर करना चाहिए। सो भोजन के समय पर, लंच और डिनर के समय पर घर में जितने भी सदस्य हाजिर हैं, दे ऑल हैव टू बी ऑन द डाइनिंग टेबल टुगेदर। मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं है, आई विल ईट लेटर, नथिंग डूइंग। दिस इज द टाइम फॉर लंच और डिनर, यू हैव टू बी ऑन द डाइनिंग टेबल। और एज फार एज पॉसिबल इस समय पर आप हाजिर रहने की पूरी कोशिश भी करोगे। इफ यू आर गोइंग आउट समवेयर। और इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको आगे बढ़ा के बताऊंगा कि इफ यू कैन कीप योर टाइमिंग्स फिक्स्ड, भाई लंच हमारा 12 बजे होगा, डिनर हमारा 7:30 बजे होगा, 8 बजे होगा, जो भी टाइम आपका अनुकूल है, फिक्स वन टाइम कि भाई ये हमारा डिनर टाइम है, एवरीबडी हैज टू बी देयर एट होम एट दिस टाइम। ये थोड़ी डिसिप्लिन इनकलकेट करेंगे तो हमारे कुटुंब में ये डिसिप्लिन आना शुरू होगा, बराबर है? घर में कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। अभी ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। जो आपसे बात कर रहा हूं यह परोपदेशे पांडित्यम नहीं है, हमारे घर में ये प्रैक्टिस है और उसका मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूं। कैन यू सी दिस क्लिप? ये वीडियो क्लिप आपके सामने दिख रही है ना? बस यह नियम हमारे घर में है। दोपहर को 12 बजे आरती होती है भगवान की, घर के सभी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज कंपल्सरी, नो एक्सक्यूज। कहने का तात्पर्य यह है कि रिचुअल में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनको उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करिए। अभी वो कहेंगे हमें रिचुअल में इंटरेस्ट नहीं है, उनसे कहो कि रिचुअल में पहले पार्टिसिपेट करो, फिर बाद में उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, बाद में आपको समझाएंगे हम। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू शुड पार्टिसिपेट नाउ। देन उसके बाद आपको एजुकेट करना है और उनमें श्रद्धा पैदा करनी है, और उनको एजुकेट करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा।
वो जो केरला स्टोरी की जो फाइल है, केरला फाइल्स की जो फिल्म है, उसमें एक डायलॉग जो विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट, कि वो विक्टिम लड़की कह रही है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको इससे एक्सपोजर दिया ही नहीं है, हम तो ब्लैंक हैं। तो ब्लेम कहाँ आया? पेरेंट्स के ऊपर। आपके बच्चे यदि भटक गए हैं या तो भटक रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। You have not educated them properly, you have not given them proper training. तो जैसे आप बाकी सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारे धर्म के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारी फिलोसॉफी के बारे में ट्रेनिंग क्यों नहीं? यदि आप उनको बता सकते हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, रात को 12 बजे जब जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो उठकर आप उसको चाय और कॉफी बना के देते हो ताकि वो पढ़ाई अच्छी कर सकें और अच्छे मार्क ला सके, सब आप करते हैं नाटक। तो उनको हमारे शास्त्रों के बारे में अवगत कराने के लिए आप क्यों तैयारी नहीं करते? Why are you not preparing yourselves? तो इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। तो हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अभी यहाँ जो सारे लोग बैठे हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ अस हैव ग्रैंड चिल्ड्रन इन द होम। घर में सभी के ग्रैंड चिल्ड्रन है, हम दादा दादी नाना नानी हैं। और जनरल एक्सक्यूज बच्चे हमारे सुनते नहीं है, राइट? हमारे बच्चे भी नहीं सुनते, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते हैं भाई? तो इसमें बच्चे सुनते नहीं हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? किसके बच्चे हैं? आप ही की तो हैं। तो यदि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं तो कैसे सुनेंगे, वो देखना आपका काम है। यू नो देम बेटर। आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और बड़े किए हैं। सो मेक देम लिसन टू यू इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट पॉइंट फिंगर समवेयर एल्स। बराबर? नाउ, so for educating them you have to educate yourselves. Or then next step which comes is, after you educate yourself, let them develop faith. उनमें हमारे धर्म के बारे में श्रद्धा को इनकलकेट करो। मैं एक 2 मिनट के लिए स्मिता बहन को अनम्यूट करता हूं। स्मिता बहन के घर पर हमने सत्यनारायण की कथा करी थी। स्मिता बहन अनम्यूट करिए। और सत्यनारायण की कथा जो हम रिचुअल के फॉर्म में देखते हैं कि वे कथा शुरू हो गए वो साधुवाणियां, कलावती, लीलावती, ये वो सब जो होता है कहानियां, कठियार और नाटक हम सुनकर आ जाते हैं और इसमें इंटरेस्ट आता भी है, नहीं भी आता है। तो एक ऐसा प्रयोग हमने मीताबेन के यहाँ करा था, उसके बारे में स्मिताबेन ही बताएंगी कि व्हाट वाज इट। मीताबेन। जय श्री कृष्ण। સત્યનારાયણની કથામાં કલાવતી, લીલાવતી એ બધાનું તો ઘણા વખતથી સાંભળતા હતા, પણ ખબર નથી પડતી કે શું કલાવતી છે, લીલાવતી છે, શું કઠિયારો છે. પણ ભાઈની કથા વિશે સાંભળેલું હતું અને હું અહીંયા અમેરિકામાં હતી એટલે મેળ નહોતો ખાતો, પણ સદનસીબે ત્યાં આવી અને મેળ ખાઈ ગયો ને મારી બેનને ત્યાં અમે લોકોએ વિચાર કર્યો કે આપણે ભાઈની કથા રાખીએ અને બધાએ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક, અને એમાં પણ સૌથી પહેલા તો બાળકોએ પણ બહુ ઉત્સાહ લીધો ઘર શણગારવામાં, કારવામાં કે ઓ આજે અમારી ઘેર કથા છે, અમારી ઘેર કથા છે કરીને. તો અને બધાએ ખૂબ જેટલા આવ્યા હતા એ બધા જ બેસીને બધાએ એટલી સરસ રીતે
ભાઈનું વ્યક્તિત્વ પણ એવું જ હતું કે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો બધાને સાંભળવામાં કે આ જુદી જાતની કથા છે, એટલે એ પણ બધાને માટે બહુ નવું હતું અને બધા ખૂબ જ આનંદથી ખૂબ પ્રેમપૂર્વક બધાએ એક જગ્યાએ બેસીને જે બધાએ કથા સાંભળી છે એવું મેં બહુ જોયું નથી અને પહેલી વાર મેં જોયું અને જે ભાઈએ કથા કરી એનો બધાને ખૂબ આનંદ આવ્યો અને બધાએ બહુ સરસ પ્રતિભાવ આપ્યો અને કથા પૂરી થયા પછી સૌએ પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું, દરેકને શું લાગ્યું. એ રીતે કથા અમારા માટે મોટી સપ્તાહ હોય 7 દિવસની એ તો હોય, પણ એના કરતા અમને વિશેષ એ લાગ્યું કે સન્મુખ બેસીને અમે બધાએ આવી રીતે કથા સાંભળી અને બધાએ ખૂબ આનંદ કર્યો અને બધાએ પોતાનું ફીડબેક આપ્યું કે આ કથામાંથી અમને શું મળ્યું. બસ આટલું વિશેષ. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. સ્મિતાબેન ધન્યવાદ. थैंक यू भाई. जय श्री कृष्ण भाई. मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मिताबेन ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी मैं कि भाई ने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया वगैरह वगैरह. मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मिताबेन की बात से हमें बोध क्या लेना है. ओके, वी हैड मेड एन अटेम्प्ट कि सत्यनारायण की कथा को एक अलग ही रूप में, अलग ही तरीके से करने की कोशिश करी थी. पहला प्रयोग हमने सुनील हरिबल जी के यहाँ किया था. सुरेश इंगले जी यहाँ बैठे हैं, यू विल वॉच फॉर इट. सुरेश जी 1 मिनट आप भी आइए. हाँ, ये सत्यनारायण का पूजा का ऐसे क्लास में डिस्कस हो रहा था हमारे. ऑलमोस्ट 2000 की बात है, 2005 और 6 की, या 5 और 6 की. तभी गुरुजी ने बोले थे कि हम लोग ये सब अपने जो मिसकंसेप्शन है वो करने के लिए हम लोग एक पूजा करेंगे. तो सुनील हरिवल जी थे जिसके क्लास में हम लोग बैठते थे, इनका ट्रेनिंग रूम था, तो उनके घर में हम लोग ने पूजा अरेंज की थी. और फर्स्ट टाइम देखे कि जो भटजी होते पुरोहित पर लैपटॉप लेके बैठे थे. और गुरुजी ने काफी वो कथा का हार्द क्या है, वो साधुवाणी क्या है, वो बाकी जो पात्र है उसका उसके पीछे हार्द क्या समझना चाहिए. हम लोग सिर्फ कथा अच्छा लगता है इसके लिए नहीं सुना, उसके पीछे का जो टेक्निकलिटी है वो काफी अच्छी तरह समझाई थी. हम लोग को तो काफी सारा मजा आया था. अभी भी याद है मुझे वो क्षण कि जहाँ हम लोग ने पूजा की थी और बहुत अच्छी तरह से समझाया था उन्होंने. थैंक यू सूरज. जय श्री कृष्ण. अभी स्मिताबेन और सुरेश जी के वक्तव्य में से जो मेरे बारे में जो कहा गया था उसको आप फिल्टर आउट कर दीजिए. उसकी जगह पर आप अपने आप को सब्स्टिट्यूट करिए. What I am trying to drive home is this: if I can do it, why not you? बराबर. यदि यह मैं कर सकता हूं, मैं भी आपके जैसा इंसान हूं, तो यदि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? क्योंकि यदि इस बात को आप ऐसे इंटीग्रेट करने की जगह नहीं, अभी नेक्स्ट कथा होती है तो हम आपको बुलाएंगे, ये धंधा नहीं करना है. मैं आप सबके घर नहीं आने वाला हूं. लेकिन कहने का तात्पर्य, इसके पीछे मैसेज ये है कि यह चीज आपको आत्मसात करनी है. जैसे स्मिताबेन ने कहा कि उनके घर में सत्यनारायण की कथा रखी थी तो बच्चों में उत्साह था कि आज हमारे घर पे कथा है, तो पूरे घर को डेकोरेट किया था उन्होंने. दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. द इंटेंशन इज टू इन्वॉल्व देम. उनको इसमें कैसे शरीक करना, कैसे शामिल करना, हाउ टू मोटिवेट देम, हाउ टू एंथ्यूज देम, ये आपका काम है, मेरा नहीं है. बराबर है. यानी हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेवारी बनती है. यदि
सोसाइटी को हमें बचाना है तो मात्र बात करके बंदूक खाड़ेगी कुछ नवे तो यूथ इज ऑल मिसगाइडेड एंड क्या करे, रोने से नहीं होगा काम। इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। और यहाँ भगवत गीता के अध्ययन में भी यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए गला चीर चीर के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि उनको सही बातों का पता चले। क्योंकि सामने जब भी वो शतरंज बिछाई जाती है तो दे आर ब्लैंक, उनको तो पता ही नहीं है। अच्छा, अभी इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, बात को आगे बढ़ाते हैं। कि पहले तो ये कॉन्कोक्टेड बातें, गलतफहमी आपके सामने रखते हुए पहले तो आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज करते हुए यू विल बिकम ब्लैंक, क्योंकि एक माहौल ऐसा खड़ा किया गया है कि आपकी सोचने की क्षमता है उसके ऊपर ही आघात किया गया है। यू हैव स्टॉप थिंकिंग। हमारे यूथ के ऊपर इतना बॉम्बार्डिंग हर जगह से है। एक तो एजुकेशन में ही हमने उनको तबाह करके रखा है। ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, यानी उनको हमने इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि बैठकर सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। दे हैव नो टाइम टू थिंक। अभी बैठ के वो सोचे तो सही। तत्वबोध का जो पहला प्रिंसिपल जो है विवेक का, वो विवेक जागरूक कहां से करोगे आप? विचारोगे, सोचोगे तो विवेक आएगा ना। सोचना ही बंद कर दिया आपने। भाई आपने सोचना बंद कर दिया, इसलिए मैंने जो कहा वो आपने मान लिया। सो यू आर गेटिंग बॉम्बार्डेड विथ ऑल कॉन्कोक्टेड क्रूकेड थिंग्स। आपके सामने गलत चीजें रखी जाती हैं और क्योंकि दिमाग आपका ब्लैंक कर दिया गया है, आपकी सोचने की क्षमता चली गई है, तो जो भी आता है आप उसको आत्मसात करने लगते हो। सो फॉर एजुकेटिंग द किड्स यू हैव टू गेट एजुकेटेड, और उसके लिए आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमारा दायित्व है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम जो भी हैं, थैंक योर पेरेंट्स। आज भगवत गीता के क्लास में आप बैठे हैं तो आपकी बदौलत आप नहीं बैठे हैं, आपके पेरेंट्स की बदौलत बैठे हैं आप, क्योंकि उन्होंने वो संस्कार के बीज आप में बोए थे जो आज पनप रहे हैं। तो ये बीज बोना आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य से यदि हम चूकेंगे तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो मात्र विधर्मियों को गाली देकर काम बनेगा नहीं। Just by cursing them, things are not going to happen. We have to develop our own self-defense mechanism. हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। I am just seeding some thoughts in your mind. बराबर है? जो कुछ आत्ममंथन मैंने किया है, मनोमंथन मैंने किया है, उसका परिपाक रूप जो भी कुछ विचार आए हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी इसके ऊपर गौर करना, इसको इंप्रूवमेंट करना, आपके बच्चों को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। यू नो देम बेटर, हाउ टू डील विद देम। आज की पीढ़ी को मैं आई नो सम यूथ पर्सनली, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, होता रहता है। दे हैव डेवलप्ड टोटल इंडिफरेंस। मैं एक अभी की रिसेंट बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक संतान से कहा गया कि भाई ये केरला फाइल देखना है।
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट चाइल्ड, यू नो? उसके रिव्यू ठीक है, अच्छे नहीं, 50-50 है नहीं, पता नहीं. That child booked the tickets for parents, for themselves, and finally the child did not go to watch the movie under some pretext or some excuse. इतना ब्रेन वॉश किया गया है इस पीढ़ी को कि हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ भी अच्छाई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है. They have developed indifference. एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि यू आर मॉडर्न इफ यू हेट योर रिलीजन. आप हिंदुत्व को गाली दोगे तो आप मॉडर्न है, आप फॉरवर्ड है, नहीं तो ओ बैकवर्ड है, यूजलेस फेलो. ये हमारी जो इमेज है उसको बदलना पड़ेगा. चलिए, एक और बात अक्सर अभी ये सारे इनमें से आई है सामने कि वो हमारी बच्चियों से कहते हैं वे तुम बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, ताकि लड़के आपको छेड़ेंगे नहीं. बराबर, शुरुआत वहां से हो रही है. पहले बच्चों को सताएंगे, फिर कहेंगे कि इसका इलाज ये है. राइट? नाउ सी हाउ सिस्टमैटिकली ये सारी चीजें हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा गौर करिए. मुगलों के आने के बाद ये सिस्टम पहले हमारे में प्रिवेलेंट थी, घूंघट की प्रथा. राइट? हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो हमारी बहू बेटियों को घूंघट डालकर बाहर भेजा जाता था ताकि उनकी बुरी नजर हमारी बच्चियों पर ना पड़े और उनका शिकार ना हो जाए, इसलिए घूंघट की प्रथा हमारे में थी. अभी वही घूंघट हमने हटा दिया, हमने तो कपड़े उतारना शुरू कर दिया, घूंघट को छोड़ो. और अब वो कह रहे हैं तो अभी हमें हिजाब पहनना है. सी कहां से कहां गए हैं हम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करिए. हमारे पास ये प्रोटेक्टिव सिस्टम थी, इसको हमने बैकवर्ड करके डिस्कार्ड कर दिया. बराबर, इसी प्रोटेक्शन को हमने फेंक दिया. बख्तर हम पहनकर चलते थे, उसी बख्तर को हमने फेंक दिया मॉडर्न बनने के. और वी वेंट वन स्टेप फर्दर. पश्चिम की इन्फ्लुएंस में आकर हमने कपड़े उतारने शुरू कर दिए. मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारे लुभावने नामों के अंदर हमने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया. ये डिग्रेडेशन कहां से कहां आया है? अभी इसको हु विल चेक दिस? हमें ही करना पड़ेगा. यानी हमारे घर के बच्चे यदि कोई ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा कोई पहनावा पहनते हैं, तो किए उनको, स्टॉप देम, मना करिए. जागिए, वेकअप. आप दुबई में जाते हैं, यूएई में आप जाएंगे तो वहां के जो लोकल अरब्स हैं वो पूरा सफेद कपड़ा पहनते, ऊपर टोपी भी पहनते, ये सब करते हैं. बराबर है? उनको शर्म नहीं आती और हमें हमारा पोशाक पहनने में शर्म आती है. क्यों भाई? यानी हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारी जो खुददारी है उसको हम गंवा चुके हैं. हमारी आइडेंटिटी हम बिसरा चुके हैं. Why are you not proud of yourself? आपको अपनी वैल्यूज के लिए इज्जत क्यों नहीं है? हमें क्यों ये वेस्टर्न के पीछे मॉडर्न बनने की जरूरत है? बोलो हमें मॉडर्न नहीं बनना है, हम जो है सही है. नहीं कर सकते क्या?
और फिर कहता है कि हमारी बच्चियों को छेड़ते हैं, हमारे बच्चों को लव जिहाद में फंसाते हैं, हमारे के साथ ऐसा होता है। रोने से फायदा नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास है, वी हैव टू डू द करेक्शंस। Point number 4. Our youth is in total confused state. और जो मैं यहाँ भगवत गीता के क्लास में जो बात करता हूं, दैट इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल। हमारा अपना अहंकार हमें ये स्वीकार करने से प्रिवेंट करता है कि मुझे नहीं मालूम, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता है, ये कहने में हमें शर्म आती है। एक्सेप्ट इट कि भाई ये चीज मुझे मालूम नहीं है, फाइन। क्योंकि हमारे यंगस्टर्स ब्लैंक है, बट दे डोंट वांट टू एडमिट दैट वी आर ब्लैंक। તમને ન ખબર પડે, અરે શું ખબર ન પડે તંબુરો? They do not want to admit that they are blank. हमारे केस में भी ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी हुआ है। मैं अपना एग्जांपल देकर आपसे बात करना चाहता हूं। We are also have been taken for a ride during our life, but we are not willing to admit that it was a mistake. मैं अपना जातीय एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। I'll not say taken for a ride, but yes, to an extent, हमारे भागवत कथाकार पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या थोड़ा इलेबरेटली मैं ये बात करूंगा कि उनकी भागवत सप्ताह थी हरिद्वार में। मेरे एक मित्र थे, वो उसके कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि भाई हरिद्वार में ऐसा आयोजन है, आप चलो। सिंस माय वाइफ वांटेड टू गो, आई ज्वाइंड हर एज ए पैसेंजर। तभी मेरी कोई दिलचस्पी ये भागवत कथा में नहीं थी। यानी आज की यूथ की जो परिस्थिति हो मेरी थी उस समय में, मैं अपना एग्जाम्पल देकर आपके बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई हैड नो इंटरेस्ट। पढ़े लिखे आदमी है ना भाई, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास केमिकल इंजीनियर, भगवत कथा सुनने को जाएगा? इतना फाइजुल टाइम किसके पास है? 8-8 दिन बैठ के सुनो ना वहां। सिस वाइफ वाज गोइंग, उसके साथ एक पैसेंजर के तौर पर मैं गया और 8 दिन मैंने वहां बैठकर कथा सुनी, बराबर। एंड आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, आई वॉज अट्रैक्टेड बाय इट। अच्छा लगा, मुझे मजा आया, आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जिस दिशा के साथ हमारा एक्सपोजर नहीं है वहां से हमें कुछ अच्छी नई बातें सुनने को मिलती है, तो उसका यदि हमारे में संस्कार है तो असर तो होता ही है। तो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड और अच्छा लगने लगा। और तभी परमात्मा ने भी कुछ अच्छी सद्बुद्धि दिखाई थी मेरे लिए। तो एक बात तय करके गया था कि 8 दिन में जब तक हरिद्वार में रहूंगा, ऑफिस में फोन नहीं करूंगा, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ूंगा, आई विल आइसोलेट माई सेल्फ। 8 दिन पूरा मैंने आइसोलेट कर दिया मेरी दैनिक दिन गतिविधियों से, और वहां जाकर मैंने कथा सुनी, अच्छा लगा। आई गॉट
interested and involved in the activity. लेकिन I got involved so much in the activity को चढ़ गया, और फिर तो एक स्टेज ऐसा आया कि घर में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे लिए इन माय लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज नंबर 1 इज भगवान कृष्ण, नंबर 2 इज भूपेंद्र भाई पंड्या, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। रात को 8 बजे मैं घर पे खाना खाने के लिए बैठा हूं, मैं दहीसर में रहता था तभी, और भूपेंद्र भाई कांदिवली में थे। उनका फोन आता है कि भाई क्या कर रहे हो? बोला भाई, बोला जरा आ जाओ ना। वाइफ खाना खाने की तैयारी कर रही है, विद इन 5 मिनट्स वी वर सपोज टू बी ऑन द डाइनिंग टेबल, यहाँ से फोन आ गया, बोला नहीं मैं बाद में आके खाऊंगा, और मैं गाड़ी लेके निकल जाता था। यानी एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आई यूज्ड टू रश। बराबर, ठीक है, फाइन। और तभी एक आत्मसंतोष क्या मिलता था? भगवानનું કાર્ય કરીએ છીએ ને, क्या आई एम इंस्ट्रूमेंटल इन भगवानનું कार्य। लेकिन धीरे 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 ये बात समझ में आने लगी कि वो तो उनका व्यवसाय है, इट इज हिज प्रोफेशन। मैं घर वालों को छोड़कर उनके प्रोफेशन में इतनी हद तक शरीक होने की मुझे क्या जरूरत है? Why am I sacrificing my family life for this? What I'm trying to drive a point home is कि ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जीवन भर हम किसी विचार के पीछे हमने अपने आप को झोंक दिया उसमें, बट हमारा अहंकार और हमारा अज्ञान हमें ये स्वीकार करने को रोकता है कि आई मेड ए मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। यानी धार्मिक प्रवृत्ति में भी इतनी हद तक अपने आप को इन्वॉल्व मत करो कि आप अपना सेल्फ एस्टीम भूल जाओ। यस, यू आर देयर। और मैं इतना सब कहने के बाद भी बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि भूपेंद्र भाई के साथ के मेरे आज के जो रिश्ते हैं वो इतने करीबी हैं, वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, दो आई हैव विड्रॉन फ्रॉम हिज डे टू डे एक्टिविटीज। उनका कथा का टाइम टेबल क्या है, अभी कहाँ होंगे, अमेरिका में है कि ब्रिटेन में है कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद इट, बट आई एम वेरी क्लोजली अटैच टू हिम। इनफैक्ट जब भी उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करना है तो पहला मुझे याद करेंगे कि भाई जरा आ जाओ, थोड़ी बात करनी है। तो ये रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस भी मेंटेन करना हमें सीखना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज के साथ डोंट गेट सो मच इन्वॉल्व्ड। यानी जो गलती हम, यानी द मैसेज विच आई वांट टू ड्राइव होम इज कि जीवन में यदि कोई गलती हमने करी है तो उस गलती का एहसास होना चाहिए और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है, और इस गलती से बाहर निकल जाओ। इससे क्या होगा? विकास का द्वार खुलेगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूं और ये भगवत गीता के इतने सेशंस आपके साथ इतनी डिटेल में, इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकता हूं, उसका रीजन क्या है? ठीक है, मैं वहां गया, आई गॉट एक्सपोजर, मुझे फायदा मिला, सीखा, मैंने सब कुछ किया, आत्मसात भी किया। लेकिन पहले कृष्ण बाद में भाई, बाकी सब गौण है, ये यदि मैं चालू रखता था तो आज की तारीख में भी मैं भाई की सप्ताह का आयोजन करने में रहता था, आपके सामने बैठा नहीं होता था।
तो मेरा ये जो विकास हुआ वह मैंने अपने सेल्फ एस्टीम को जागरूक किया, अपनी खुददारी को जागरूक किया। आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं। जो सत्यनारायण की कथा की जो बात करी ना, सत्यनारायण की कथा मैं करूं इज नॉट इम्पोर्टेंट। सत्यनारायण की कथा सही तरीके में आप दूसरों के सामने कैसे ले जा सकते हैं। हम यहाँ भगवत गीता में जो सीखते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन की जो बातें करते रहते हैं ना, तो इन बातों को आप लोगों तक कैसे ले जाओगे, कहां ले जाओगे? वहां से तो ऑनस्लॉट चालू ही है, कंटिन्यूअसली अटैक चालू है। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? तो एक पूरी मैकेनिज्म हमको डेवलप करनी पड़ेगी। What I am trying to drive home the point is कि थोड़े संभल जाइए। और मैं आपकी 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शो यू अ क्लिप। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट फिर भी ये बात रिलेवेंट है, इसलिए आपके सामने रखता हूं। जस्ट वॉच दिस क्लिप, और मैं इसकी लिंक आपको भेजूंगा पूरी क्लिप की। बाद में आप अपनी फुर्सत में इसको देख लीजिए। आपको दिखाई रही है क्लिप, ऑल्टरनेट मीडिया? ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑलरेडी मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकित शाह। डॉक्टर अंकित शाह को अब किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज बीन आई मीन ऑल ओवर ऑल द यूट्यूब चैनल्स दीज डेज, सो ही इज क्वाइट पॉपुलर एंड नोन नाउ। मैं और अंकित डिस्कस कर रहे थे कि यू नो हाउ सनातन इज स्प्रेडिंग। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी बहुत एक 30 सेकेंड्स के अंदर सुना दूंगी। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो आई वाज वेरी वरीड। उस वक्त हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा था, तो आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। आई वाज लाइक, यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम तो बचेंगे ही नहीं, हम तो ये हो जाएंगे, हम तो वो हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। एंड आफ्टर मैं मेरा जब बर्स्ट आउट हो गया, एंड क्योंकि हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं, राइट? तो एक टाइम आता है वी रियली गेट वरीड फॉर आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी, आवर चिल्ड्रन, आवर पीपल। तो जब मेरा वो बर्स्ट आउट हुआ, तो आई होप शी इज लिसनिंग एंड शी विल नो हूम आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। तो शी सेड, आर यू डन? आई वाज लाइक, हाँ मैं बोल चुकी। बोलती, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। बोलते, जब तक इंसान इस धरती पर है और एक भी हिंदू बाकी है, एक भी क्या बोलते हैं, जब तक सूरज चांद है, तब तक हिंदुइज्म रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से आज एक रीजन अंकित शाह डिस्कस करेंगे कि क्यों वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, in coming decades will be a Sanatan country, and we are saying it with lot of responsibility. हम यहाँ पे bluff around करने नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर एक जिंगोइज्म या सेंसेशन क्रिएट करने नहीं बैठे हुए। देयर लॉट ऑफ लॉजिक्स टू इट। लौट कर वो लोग यहीं वापस आएंगे। और इसी के साथ में ओवर टू यू अंकित, व्हाई डू यू थिंक अमेरिका and Europe for that matter, let's add Europe also, will be Sanatani in coming decades? जी। हमें ये देखना है गायत्री जी कि बहुत ज़्यादा जो पूरा एक ह्यूमन हिस्ट्री का जो हम हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि काल चक्र बोलते हैं, राइट? तो वही फॉर्मेट जो है हम देखते हैं कि जैसे आई एम अ जैन, तो जैनिज्म में उसको बोलते हैं उत्सर्पिणी एंड अवसर्पिणी साइकिल, राइट? तो सनातन जो है, क्योंकि हमेशा हिस्टोरियंस इस बात पे क्लैश करते हैं कि who came first, what started first, that kind of thing. Now something which is a cyclical, तो उसमें तो starting point और end point होते ही नहीं। So who came first वाला question तो it's out of this thing, out of syllabus kind of a thing. तो क्योंकि एब्राहमिक्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं लीनियर मेथड ऑफ थिंकिंग कि कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है और कुछ एंडिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। That is what their theory is. और क्योंकि हम तो लाइफ साइकिल्स में बिलीव करते हैं, जो काल चक्र बोलते हैं जिसे, ठीक? तो एक वो सिविलाइजेशनल लाइफ साइकिल वाला जो विजडम है, उसी की वजह से हमारा बिहेवियर जो होता है रूटीन में, वो ड्रिवन रहता है, उस थॉट प्रोसेस से ड्रिवन रहता है।
तो एक अब्राहमिक को आप देखोगे और सनातनी को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा सब कुछ सेम ही तो है, रूटीन चल रहा है। बट आइडियोलॉजी का जो एक थॉट प्रोसेस है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक, मैं आपको, और वो हर जगह आपको, मतलब अगर आप प्रिसिशन से अगर आप देख पाए तो आप डाइसेक्ट करके देख सकते हैं। तो लैंग्वेज में आपको क्लियर दिखेगा। जैसे हम जिस इवेंट को हम भूमि पूजन बोलते हैं उसको वो लोग ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं। तो एक पूजन है और एक ब्रेकिंग है, तो आइडियोलॉजी का डिफरेंस समझ आता है आपको? हाउस वार्मिंग भी कहते हैं। हाउस वार्मिंग, राइट। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं, जो लैंग्वेज भी बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस से डिराइव भी होएगी, वेरी नेचुरल है, क्योंकि वन लाइफ वाले दे आर हियर फॉर कंजम्पशन। उनको लगता है कि ये सब कुछ हमारे कंजम्पशन के लिए है, ठीक, क्योंकि दिस इज द ओनली लाइफ, हमें वापस तो इधर आना नहीं है, तो फिर उनको प्रिजर्वेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। विच इज वाई आप जब यूनाइटेड नेशंस या किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको, चलो क्लाइमेट गोल्स के बारे में वो कब बात कर रहे हैं? पोल्यूशन हो जाने के बाद, डिफॉरेस्टेशन हो जाने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक, तब जाके उनको क्लाइमेट चेंज समझ में आ रहा है। तो और हमारे में तो आप किसी भी भगवान का फोटो उठा के देख ले तो आपको सारी पूरी लाइफ के जितने भी रिसोर्सेज है वो सब उस एक ही पिक्चर में दिख जाएंगे। आपको स्नेक दिखेगा, आपको माउस दिखेगा, आपको लायन दिखेगा, आपको टाइगर दिखेगा, आपको वेपनरी दिखेगी सारी, आपको इक्विपमेंट्स दिखेंगे, आपको सरस्वती जी जो है वो लिटरेचर की बात कर रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम साथ में प्रिजर्व करके लेके चलने की बात इसलिए है क्योंकि लाइफ साइकिल है। तो वेस्ट में ये सिविलाइजेशनल विजडम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, चाइना में जो हमने देख लिया कि कैसे उन्होंने 1962 का वॉर करने के बाद दैट फिजिकल पंच वाज नेसेसरी टू धर्मा, ताकि चाइनीज पॉपुलेशन का एक प्राइड खत्म हो जाए। ये इस बात को गौर से सुनिए। और फिर उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया। तो कल्चरल रेवोल्यूशन जो 65-66 में स्टार्ट हुआ चाइना के अंदर, जिसमें सारे इंडिया इन्फ्लुएंस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया गया, उसके लिए 1962 का वॉर उनके लिए जरूरी हो गया था। ठीक, तो ये जो डिफेंस एनालिस्ट है या वो नहीं बता पाएंगे ये चीज, क्योंकि उनको जो वो वॉर स्ट्रैटेजी और वो समझेंगे, वो स्पेसिफिक डोमेन में समझेंगे। पर ये जो होता है कि पहले आपको फिजिकल एक प्राइड खत्म करनी है, फिर आप वाइप आउट कर सकते हो, तो उसके लिए उनको 1962 का वॉर जरूरी था। तो जब कल्चरल रेवोल्यूशन जो 65-66 में चाइना में स्टार्ट हुआ, उसका डिसीजन 1962 में ही हो गया था कि हम करने वाले कल्चरल रेवोल्यूशन। तो ये प्रीकर्सर था कि धर्मास को एक फिजिकल पंच देना है ताकि चाइनीज पॉपुलेशन का प्राइड उतर जाए इंडिया इन्फ्लुएंस धार्मिक प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल से, और फिर उसके बाद उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन में वाइप आउट किया। अब जाके चाइना को समझ आ रहा है कि वो फेस्टिवल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी डोमेस्टिक कंजम्पशन की लाइफ साइकिल के लिए। ठीक, तो अब जाके शी जिनपिंग बोल रहे हैं ये तो गड़बड़ हो गया, हमें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल नहीं बनना है। ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें दे आर गोइंग टू डंप सेंडिंग एक्सपोर्ट्स टू द वेस्ट, जब वो डीकपलिंग हो जाएगी चाइनीज इकोनॉमी की। तो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल से हटना है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी चलानी है, तो फिर तो आपको बर्थ रेट्स चाहिए, फिर तो आपको धार्मिक प्रैक्टिसेस चाहिए, उनकी फेस्टिवल्स चाहिए, बिकॉज फेस्टिवल्स आर रनिंग दिस इकोनॉमिक्स एवरी मंथ। फेस्टिवल में होता क्या है, रिच सोसाइटी का जो रिच वर्ग है उनकी पॉकेट में से पैसे लोअर स्ट्रेटा में जाते हैं, वो भी सेलिब्रेटरी मोड में, राइट। तो एक तरह से सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो ऑटोमेटिक ये धार्मिक प्रैक्टिसेस निभा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वाला, राइट। तो इस तरह की एक एंशिएंट सोसाइटी जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे चलती थी। अच्छा, तो ये सारे जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स बने, जो सारे मॉडर्न अभी के सो कॉल्ड मॉडर्न इकोनॉमिक्स फॉलो भी करते हैं, उनको ये थॉट प्रोसेस नहीं मालूम होना चाहिए था एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमिक्स को, कि लाइफ साइकिल विजडम के बेस पे आपको इकोनॉमिक्स मॉडल चलाना चाहिए। बिकॉज रॉ मटेरियल्स
या जो भी मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो आज है, कल को नहीं होगा, राइट? क्रूड ऑयल है अगर मिडिल ईस्ट के पास तो वो तो लिमिटेड क्वांटिटी है, उसके बेस पे तो इकोनॉमिक्स नहीं चला सकते, फिर जी तो आप वापस ऊंट पे चले जाओगे, राइट? जी तो बिल्कुल वैसे यूएस ने भी अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज इकट्ठा करके रखे वेस्ट ने, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एशिया और गल्फ में हुआ, पर उनको अभी भी उनको लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेज इज वेल्थ, विच इज वाई ये सारे वॉर्स होते हैं जहां पे वो रिसोर्सेज कब्जा करना चाहते हैं, बट दिस इज ऑल वन लाइफ फॉर्मेट। चलिए, आई हैव अराउज्ड योर इंटरेस्ट इन दिस टॉक, बराबर है? यानी हमारे में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो यूथ हैं, कि जो सोच नहीं पा रहे हैं, जो सोचते नहीं हैं, उनके लिए एक सोचने की अलग ही दिशा यहां से मिल रही है, बराबर है? ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई पहली 5-7 मिनट, इसके लिंक मैं आपको इसमें दूंगा, आप सुनिए और जितने लोगों को आप ये शेयर कर सको उनसे शेयर करिए, एंड यू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन दीज लाइन्स। वो व्हाट्सएप में खाली बकवास फॉरवर्ड मत करो, ऐसी कुछ काम की चीजें करा करो, बराबर है? और जाते जाते आप सब लोगों से ये भी गुजारिश करूं कि ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई, बराबर, आपको दिख रही है ना? जरा थम्स अप करिए, दिख रहा है? अभी यहाँ ये लाइक का बटन है, बराबर है? आप मेरा कर्सर देख सकते हो लाइक के ऊपर, एक मिनट, कैन यू सी दिस पॉइंट लाइक? ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, चल रहा है वो, ये बहन के चेहरे की ओर घूम रहा है, ये डॉक्टर अंकित शाह के चेहरे पर घूम रहा है, ये कर्सर आया नीचे, ये हरे में आया, ये सब्सक्राइब है, और बाजू में यहाँ लाइक है, बराबर है? ये लाइक को मैंने क्लिक किया, लाइक हो गया। हमारी YouTube की जो क्लिप्स हैं उसके ऊपर ये लाइक का बटन दबाने में आपको कौन रोक रहा है? मैं देखता हूं हमारी जो YouTube की जो क्लिप्स आती है हमारे क्लास की, उसमें 2 लाइक, 3 लाइक, 4 लाइक, 5 लाइक। अभी आज यहाँ 17 लोग बैठे हैं, आज की क्लिप जब भी मैं अपलोड करूं तो उसमें 17 लाइक क्यों नहीं आ सकती? प्रोवाइडेड यू लाइक इट। अच्छा, इफ यू डोंट लाइक इट, अनलाइक का भी बटन है उसमें, थम्स डाउन भी आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कुछ तो रिएक्ट करो, खाली कथा सांभळीने खंखेरीने उभा થઈ જવાનું, नो पार्टिसिपेशन, प्लीज। विद दिस विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। और हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।